शादी में फेरे होते हैं या हल चलाना होता है, सब एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे कि लोग इस तरह से क्लॉकवाइज बोलते हैं 12 की, हम इस तरह से नहीं हैं। तो इसका कारण ये है कि जो ग्रह होते हैं वो प्रकृति जो सूर्य होता है उसके चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। तो ये चीज़ आदिवासियों ने बहुत पहले ही समझ ली थी, तो उनको ना समझ कहना तो अब क्या कह सकते हैं। आज अकादमी ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ आदिवासी दिवस के लिए, तो ये हमारे बहुत घर की बात है। और सर मैं आप लोग आपकी बहुत से लोगों ने दुर्गापुर और बांसवाड़ा से शुभकामनाएं भेजी हैं, क्योंकि सभी बहुत खुश हैं। और एक और बात मुझे बहुत लगती है कि आज जो 1994 में सिनेमा में जो विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा हुई थी उसमें मेरे पिता डॉक्टर वेलाराम प्रोग्राम भारत से जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वे और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो, तो ये मेरी और ज़्यादा करने की बात है। इसी के साथ मैं आप सभी का फिर से स्वागत करूँगी। मुझे भी मेरा नाम हमारे पुराने और सुनीता जी सबसे पहले मैंने ही फोन करके कहा कि सुनीता जी तो लगभग 20-30 साल से जो इस क्षेत्र के आदिवासी आंदोलन का अलग अलग तरह से कर रहे हैं उनमें सामान्य से हम लोग अपने कार्यक्रमों में सरस्वती वंदना करते हैं। मैं विद्यार्थी हूँ साहित्य का और कुछ काम थोड़ा सा आदिवासी साहित्य में किया है। मैं आपके सम्मुख एक नेटिव अमेरिकन प्रेयर प्रस्तुत कर रहा हूँ जो अमेरिका के आदिवासी उसका उच्चारण करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ आज सुबह करीब 11:30 बजे। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो उस कविता का मैं आपके सम्मुख हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता मेरे पास अंग्रेजी में थी तो मैं आपके सम्मुख से हिंदी का वाचन करूँगा। यदि भी अनुवाद की अपनी सीमा होती है फिर वो कविता जो प्रार्थना है नेटिव अमेरिकन प्रेयर उसका अनुवाद। हे महान आत्मा जिसकी आवाज मैं सुनता हूँ हवाओं में और जिसकी सांसें देती है जीवन समस्त संसार को, मेरी बात सुनो। हे महान आत्मा जिसकी आवाज मैं सुनता हूँ हवाओं में और जिसकी सांसें देती है जीवन समस्त संसार को, मेरी बात सुनो। मैं हूँ बेहद छोटा और कमजोर, मुझे चाहिए तुम्हारी शक्ति और बुद्धिमत्ता कि मैं चल सकूं सौंदर्य के साथ और अपनी आंखों से हमेशा सौंदर्य के साथ और अपनी आंखों से हमेशा देख सकूं लाल और नीली आकाश। ऐसा करो कि मेरे हाथ तुम्हारी बनाई चीजों का सम्मान कर सके और मेरे कान सुन सके तुम्हारी आवाज। मुझे इतनी समझ दो कि मैं उन बातों को समझ सकूं जो सिखाई है तुमने मेरे लोगों को। मुझे सीखने दो वे सबक जो छुपा रखे हैं तुमने हर पत्ती और चट्टान। मुझे सीखने दो वे सबक जो छुपा रखे हैं तुमने हर पत्ती और चट्टान में। मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए अपने भाई से बड़ा बनने के लिए। मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए अपने भाई से बड़ा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े शत्रु से लड़ने के लिए जो मैं हूँ स्वयं। बल्कि अपने सबसे बड़े शत्रु से लड़ने के लिए जो हूँ मैं स्वयं। मुझे तैयार कर दो इस तरह कि मैं हर बार आ सकूं तुम्हारे पास
साफ हाथों से तुमसे नजर मिलाने दो कि जब जीवन चले रास्ता चलती और जैसे अस्त होता है सूर्य, तो मेरी आत्मा आ सके तुम्हारे पास बिना कोई ये प्रार्थना है। और ये एक नेचुरल लाइफ को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मंच पर पाठ के लिए दो रचनाओं का पाठ ताकि हम सभी लोग सुन सकें। आप बुला रहे हैं और विभिन्न रचनाएं आपकी संग्रहों के बारे में मुझे जानकारी नहीं। मैं अपना परिचय नहीं दूंगा, अपने मोबाइल से गूगल पर ढूंढ लीजिए। मेरा परिचय मेरी कविता उमर खबर जब मैं छत्तीसगढ़ का रीजनल लेवल था, राजभवन में प्रबंधन केंद्रीय मंत्रालय से रिटायर और साइड लेवल का बचपन से शौक था। ड्राइवर था जो मैं देखता कुछ नहीं, मुझे सीखा मैंने, देखा मैंने, उसे लिख दिया। मुझे और कुछ नहीं आता, मैं वही रहता हूँ, वही लिखता हूँ। तो एक मैं छत्तीसगढ़ में भारत था, तो मेरी एक्शन थे वहाँ पे मैं काम देने लगा उनका। तो उन्होंने उनके यहाँ काम करना चाहिए, उस लेडी का देख करके मेरे पसीना अंदर से आ गया। देखिए बिजली तोड़ने की बात नहीं है, आप कभी लेडी जाता है तो ये कैसे कैसा रह सकता कि माँ ऐसी लेडी के साथ कैसे रह सकती है, लेकिन वो सच है जो मैंने इस कविता में महत्व भूत आएगा कहकर कि भूखाई समा देती है, भूत आएगा कहकर कि भूखाई समा देती है माँ, दूध बताकर दूध बताकर सुनने का वोट बता देती है। पत्थरों के साथ वह हड्डी तोड़ती है, पत्थरों के साथ वह हड्डी तोड़ती है, मेरे लिए तो वह कुछ जोड़ती है। उसे पता है उसका भी खून सूखता जाता है, उसे पता है उसका भी खून सूखता जाता है। मेरे सारे दुखों को वह अपनी ओर वह अपनी ओर मोड़ दिया। झूठन झूठन भीड़ बांधकर मुझे गिरा देती है, झूठन झूठन भीड़ बांधकर मुझे गिरा देती है। दूध बताकर सुनने का बोलता आंसू के झोले गिरने कर मुझको सहलाती है, आंसू के झोले गिरने कर मुझको सहलाती है। गाय भैंस बकरी कथा पकड़कर के मुझको कहे, गाय भैंस बकरी की कथा गढ़ करके मुझसे कहे। कभी गबू से उठा बिठाकर गबू, अब जानते हैं गबू क्या होता है। गबू बहुत हम लोग जानते हैं, तो थोड़ा सारा बिस्तर होते हैं गद्दा, वो सड़ा जाता है, गबू बन जाता है, उसको वही नसीब होता है। कभी गबू से उठा बिठाकर सिर पर पेपर घिसती है, आप कर ठंडे मौत से मुझे खूब आप फैला देती। अंतहीन है रोना धोना फिर भी रोना करती, अंतहीन है रोना धोना
खाना मिले मिले न मिले झूठ की कसमें खाती है, कभी कभी पानी मिलता तो कभी कभी ना ले, कट जाता मिट्टी का मरहम, कट जाना मिट्टी का मरहम, लगा रातों सोते बदली के बिस्तर करते बिना नहीं, दवा ना मिले होता क्या है, उसे पता है कि दवा के लिए आधार कार्ड चाहिए, फ्री में दवा दे रही है, लेकिन उसके लिए आधार चाहिए, जनाधार चाहिए, उसके पास बेहतर इसकी नॉलेज है कि जनाधार आधार होता क्या है, तो वो दवा की बजाय जो दारू दारू का लेके जाती है और थोड़ी थोड़ी दारू जो छोड़ते हैं उसको इकट्ठा कर देती है कि मेरे बच्चे को सोने दारू सोएगा, तो दवा ना मिले दारू की तो भूख पिला देती है, दूध बता दूध बता मैं आपको दो कविता में बता देता, कविता को एक से एक है, आप केवल दो कविता के लिए बोल रहे हैं, बंडी और भो, ये कविता बंडी और भो, देखिए बहुत का सीजन आ रहा है, अभी मोदी जी भी आएंगे, गहलोत जी भी आएंगे, एक से एक ऊपर नीचे आएंगे सारे सारे, क्योंकि अभी 2024 में आ रहा है, 2019 में आ रहा है, तो बंडी और वोट का जो है बड़ा बड़ा गहरा रिश्ता है, बंडी और वोट का बड़ा गहरा रिश्ता है। सूखे से कुएं का पानी, सूखे से कुएं का पानी सूख गया, सूखे से कुएं का पानी सूख गया, कोई कहता हल्की होगा, कोई कहता बैठा, कोई कहता हल्की होगा, कोई कहता बैठा, फिर भी तारनदार बंदी की गुंडी खोलकर मैं सकता, तारनदार बन गया लेकिन उसको खोल के होता है तो उसके पास और कुछ नहीं है, आदिवासी यही है कि जो है उसको भी तो अपन आराम से सोते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, तो तारनदार फिर भी तारनदार बंदी की गुंडी खोलकर मैं सकता है, क्या होता नींद ही नींद में वह काम लगा दे और कहीं फट से टूट जाए बंदी, क्या बता नींद ही नींद में कब काम लगा दे और कहीं बरसे टूट जाए बंदे की, और सुबह होते होते ही कोई देगा वोट का ऐलान, और सुबह होते होते कोई नेता वोट का ऐलान कर दे, आखिर बिना पानी पहुंचाए बिना कुछ खाए भूखे पेट आखिर बिना अन्न जाए बिना कुछ खाए भूखे पेट प्रचार तो उसी को करना है, बस उसकी हुंडी उस बंडी में है, बस देखिए लास्ट संख्या है, बस उसकी हुंडी उस बंडी में है और बंडी उस हुंडी में और बंडी उस हुंडी में।
अल्लाह तआला से यही जल जंगल और जमीन का होता है प्रकृति की गोद में लिखते रहते हैं इनके काम, प्रकृति की गोद में लिखते रहते हैं इनके काम, प्रकृति करती है जीवन का संचार है। जमीन से तारों का संगीत सुनते हैं वो हर रोज, जमीन से तारों का संगीत सुनते हैं वो हर रोज, धरती के असंख्य रंगों से खेलते हैं उनके बच्चे, शिक्षा के प्रति उत्साह और सम्मान रखते हैं वो, धरोहर को धारण करते हैं आदिवासी, माँ धरा के आंचल में छिपी है उनकी संस्कृति, माँ धरा के आंचल में छिपी है उनकी संस्कृति, वृक्ष के नीचे बैठकर सुनाते हैं अपने किस्से, करते हैं ध्यान में धरती माँ के पास स्वरूप का, करते हैं ध्यान में धरती माँ के पास स्वरूप का, उनके गीत पढ़ते हैं सबके मन को आनंद से, समझते हैं प्राकृतिक शिक्षा का महत्व, समझते हैं प्राकृतिक शिक्षा का महत्व, प्रकृति से मिलते हैं उनके संबल और स्वापेक्षित। सुनो ये कविता दलित आदिवासी की, उनकी श्रद्धा और आस्था जैसी नाम से। प्रकृति और प्रेम, प्रकृति और प्रेम का अनोखा संबंध है। इस दुनिया में प्रेम तब तक ही कायम रहेगा जब तक प्रकृति हमसे प्रेम करेगी और हम प्रकृति से प्रेम करेंगे। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो हम स्वतः ही प्रेम करने लगते हैं, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, फूलों से, बादलों से, चांद तारे से, पंछियों से, यहाँ तक कि पशुओं से भी करने लगते हैं प्रेम हो जाता है। हमें हर तरह बस प्रेम ही दिखाई देता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हमें प्रिय लगने लगती है उस पर। जिस दिन प्रकृति हमसे रुक गई, प्रेम सभी नष्ट हो जाएगा हमारे मन से, हम प्रेम के नाम से दूर भागने लगेंगे और धीरे धीरे दुनिया से प्रेम मिट जाएगा। हम बस एक हारमास की मोहर बनकर रह जाएंगे। प्रेम को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि प्रकृति को भी बचाए रखें। मनुष्य का संबंध पूरे विश्व की अल्लाह से जोड़ता था। चाहे आप अमेरिकन इंग्लिश जिसको हम लोग मैगजीन्स कहते हैं उनकी जोड़ता है, चाहे ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड के माओरीज से आप सारे साइंस में अगर आप नजर आए तो लगता है कि तो हमारे अंचल का है एक जैसी धारा बहुत ही बढ़िया बात आपने कही। लगभग दुनिया के 72 देशों में आदिवासी हैं और 5000 से ज्यादा विभिन्न आदिवासी इंडिजिनस विश्व के पैमाने पर मुझे लगता है कि वो अपने आप को एबोरिजिनल्स या इंडिजिनस कहलाना पसंद करते हैं, मूल निवासी कहलाना, और एक बड़ा समृद्ध साहित्य
पूरा पूरे विश्व में आपको ऐसी क्लियर है लगभग 400 मिलियन पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में आदिवासी समुदाय में अलग अलग देशों में अल्पसंख्यक है और क्यों कहा जाए तो आदिवासियों का अपना कोई देश नहीं लेकिन मैं उसमें जोड़ के कहता हूँ कि सारी पृथ्वी और इसलिए पृथ्वी के प्रति जो प्रेम है पृथ्वी के साथ में उनका संबंध है वो एक अद्भुत संबंध है मैं फिर थोड़ा सा संक्षेप करके एक छोटी सी कविता वो ही नेटिव अमेरिकन पोएट है उसका अनुवाद आपके सामने करता हूँ पृथ्वी के बारे में आपने भी पृथ्वी का उल्लेख किया वो कहते हैं कि हे पृथ्वी मुझे मौन सिखाओ घास में अभी चमक है नई रोशनी है पृथ्वी मुझे सहन करना सिखाओ कि सहते हैं जैसे पुराने पत्थर स्मृतियों हे पृथ्वी सिखाओ मुझे होना विलंब जैसे विलंब होते हैं फूल प्रारंभ से हे पृथ्वी मुझे करना सिखाओ देखभाल जैसे करती हैं माताएं नवजात शिशुओं हे पृथ्वी सिखाओ मुझे साहस अकेले खड़े वृक्ष की तरह हे पृथ्वी अपनी सीमा में रहना सिखाओ ठंडी बन गई की तरह सिखाओ मुझे स्वतंत्रता है पृथ्वी आसमान में उड़ती उड़ती चील की तरह ये पृथ्वी मुझे सिखाओ स्वीकार करना जैसे गिरती है पत्तियां अक्षर है पृथ्वी सिखाओ मुझे पुनर्गवा होना जैसे अंकुरित होते हैं बीज सिखाओ कि मैं भूल सकूं स्वयं को जैसे विधरती पर भूल जाती है अपना जीवन एक सिखाओ मुझे दयालु होना जैसे सूखे पत्ते सूखे खेत बहाते हैं ये एक छोटी सी मेक्सिको के पास कम्युनिटीज हैं उनमें से एक ये जो समुदाय है उनमें मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री प्रभुलाल जी से बढ़ाएं और राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय धन्यवाद करना चाहता हूँ उन्होंने मुझे राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर आने का अवसर दिया और सभी कलाएं साहित्यकार बंधु और भगिनी मेरी कविताएं सरल शब्दों में है और आज 9 अगस्त से विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैंने कविताएं लिखी है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस कविता का मैंने शीर्षक दिया है हम ही मूलवासी। हमारा है सौभाग्य जो कभी कहते हैं मूलवासी वनों से करते हैं प्यार तो फिर कहते हैं वनवासी वनों से करते हैं प्यार तो कहते हैं वनवासी पर्वत के आंगन खेले नदियों में डुबकी लगाए जीवन हमारा धन्य हो गया हम बनपुत है आदिवासी हम जन्मे धन्य धरा पर भरे वन में है यह सुवासी मिलती शुद्ध बयार हमें यहाँ रहते हैं मूलवासी तीर कमान हमारे हैं साथी युगों से नहीं साथ होते तब फिर
अपूर्ण लगे आदिवासी, अपूर्ण लगे आदिवासी। वे अपना हक पाने को, वे अपना हक पाने को अंग्रेजों से युद्ध किए थे। वे अपना हक पाने को अंग्रेजों से युद्ध किए थे। विरासत को बचाने में, विरासत को बचाने में घोड़ों से लड़े आदिवासी। मानगढ़ पावन धरा पर, मानगढ़ पावन धरा पर अपना शीश को है नवाते। वे विश्वर पावन तीरथ है, वे विश्वर पावन तीरथ है, धन्य हो जाती आदिवासी। राणा का था साथ दिया, राणा का था साथ दिया, वे जंगल के थे सर्ववासी। जल जंगल के वीर रक्षक, जल जंगल के वीर रक्षक के स्वाभिमानी आदिवासी, वे स्वाभिमानी आदिवासी। दूसरी कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कलम चली जब, दूसरी कविता का शीर्षक है कलम चली जब। कलम चली जब काली बाई ने, कलम चली जब काली बाई ने गीता का परिचय दिया। कलम चली जब काली बाई ने गीता का परिचय दिया। गुरु भगत बाला आदिवासी अल्पायु उत्सर्ग किया। कलम चली जब मानगढ़ पर, कलम चली जब मानगढ़ पर जलियांवाला सा कांड हुआ। धरती कांपी आकाश कंपा, देख जहां नरसंहार हुआ, देख जहां नरसंहार हुआ। कलम चली जब भूल रहे थे, कलम चली जब भूल रहे थे जलियांवाला सा तिहरे कांड को। ये रूठी बदली गुलाब बलोरिया ने मृत्यु को समर्पित किया स्वयं को। कलम चली जब तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था। आदिवासी समाज हित में स्वयं की नौकरी का त्याग किया था। कलम चली जब भगत आंदोलन में मौलिक अधिकार बताए थे। अपने रक्त अधिकार को पाने आदिवासी जी जान से लड़े थे। अपने रक्त अधिकार को पाने आदिवासी जी जान से लड़े थे। छोटी सी और कविता है माँ कन्या भ्रूण हत्या पे मैंने मन में है अरमान जो मेरे, मन में है अरमान जो मेरे, सपने रहेंगे अब अधूरे मेरे। कोख में ही जाना चाहते, क्या कसूर मेरा, क्यों ऐसा चाहते। जगत के दर्शन कर ले तो माँ मुझे भी जन्म ले तो। माँ तेरी सूरत कितनी है प्यारी, लगती होगी तू सबसे है न्यारी। भाग दौड़ तू करती होगी, जरा भी विश्राम करती होगी। ऐसी सूरत मुझे देख लेने दो, माँ मुझे भी जन्म लेने दो। दिल चाहते हैं उनसे मुलाका कर कहना, दिल चाहते उनसे मुलाका कर कहना। बेटी घर की होती लक्ष्मी, ये बात सबको बताना। मेरा सर्फ देख लेने दो, माँ मुझे भी जन्म लेने दो। घर पर ना मैं बैठी रहूंगी, घर पर ना मैं बैठी रहूंगी। तेरा हाथ से बढ़ाती रहूंगी, रोजिना मैं तुझ पर बनूंगी। सारा घर का काम करूंगी, तेरा नाम रोशन कर लेने दो। माँ मुझे भी जन्म ले दो, माँ मुझे भी जन्म ले दो। कि होली पर जो हमारी राष्ट्रीय जो होली है उस पर लिखा हुआ है हमारी जो
खाने लगी थी मैं सुनाया आगन रो अजो मई रे गुड़बाज हम बूढ़ी दो मई रे गुड़बाज हम ये बंदे गुड़े गुड़बाज हम गुड़बाजाए आपो मधुरा कहो गुड़ दिएरा बढ़िया मधुरा कहो आगन रो आयो मई रे गुड़बाज हम आगन रो आयो मई रे यारे करो पीलो पीलो कुमसो रे देता आओ काका बाबा पली अपहार जहां आगण अजो मिलो रे गुड़वज पूरी तू मिलो रे गुड़वज सम्मानित मंच, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे बागड़वासियों की तरफ से और हमारे पूरे आदिवासी समाज की तरफ से आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं बादल क्षेत्र से आ रही हूँ, तो हमारे वहाँ पर तो पहाड़ ही है, तो मैं आपके सामने रखता कि पहाड़ों की ताजा हवा, पहाड़ों की ताजा हवा, नदी का मीठा जल, जंगल से लाई हूँ सबरी के लिए। पहाड़ों की ताजा हवा, नदी का मीठा जल, जंगल से लाई हूँ सबरी के लिए, ताकि बनी रहे देश की सेहत, बना रहे भाईचारा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ सबसे पहली मेरी कविता है कि आसमान बरसता है तो घाघरा होता है। आपको मैं गाँव देहात की ओर लेकर चलती हूँ, जहाँ पर झोपड़ियाँ बनी हुई होती है और अभी बारिश का समय है, तो उस समय वहाँ का माहौल कैसा होता है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी होती है, उसकी एक झलक आपको दिखाई देगी। आप बिल्कुल ऐसे बैठे रहेंगे तो शायद हम लोग आपको कविता इतने जोश से नहीं सुना पाएंगे, तो थोड़ी सी मुस्कुराहट आप अपने चेहरे पर ले आए तो मेरे लिए शायद एक तरफ देखना होगा सिर्फ मेरे से आई कॉन्टेक्ट। तो मैं कविता आपके सामने रखती हूँ। आसमान जब बरसता है तो टापरा रोता है, आसमान जब बरसता है तो टापरा रोता है, टापरे में एक चारपाई, टापरे में एक चारपाई है। जब टापरा टपकता है तो चारपाई हम यहाँ वहाँ खिसकाते हैं। जब टापरा टपकता है तो चारपाई हम यहाँ वहाँ खिसकाते हैं ताकि हम भीग न जाए। चारपाई भीगी हुई है, कुछ भी सूखा नहीं है। एक गोदड़ी है जो दादी के कपड़ों की बनी हुई है। ये यथार्थ है। हमारे घर में आज भी कपड़ों की गोदड़ियाँ बनी। एक गोदड़ी है जो दादी के कपड़ों से बनी हुई है, वो भी गीली। एक पिता है जो शराब में धुत है। चिमनी होती तो बताती, चिमनी होती तो बताती, सिर्फ यही बता सकती हूँ फिलहाल कि अभी अंधेरा है जो रात दिन कि अभी अंधेरा है जो रात दिन बना रहता है। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते? लोकतंत्र, आजादी, न्याय, समानता, तो यहाँ तक आते आते सूख जाती है नदियाँ,
और उन नदियों से पानी निकालना मुझे नहीं आता। और यहाँ तक आते आते सूख जाती है नदियाँ, और उन नदियों से पानी निकालना मुझे नहीं आता। मैं टापरी में रहती हूँ, शायद टापरी में ही रहूं। यही टापरी तब तक टपकेगी और मैं इसी टापरी में दम तोड़ दूंगी। शायद मेरी यही कहानी। ये उस देहात की बात है जहाँ पर सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनकी रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैं एक और कविता आपके सामने रखती हूँ। स्लेट के ऊपर उसने जो लिखा, स्लेट के ऊपर उसने जो लिखा, और ज से जंगल लिखा, ज से जल लिखा, ज से जमीन लिखा, ज से जमीन लिखा। जब उसने जमीन लिखा तो उसकी नींद टूट गई। जब उसने जमीन लिखा तो उसकी नींद टूट गई। जंगल था, जमीन थी, जल भी था, और वो अपने आप को ढूंढ रहा था। कि जल था, जमीन थी, जंगल था, और वो अपने आप को ढूंढ रहा था। और उस वक्त संसद में बहस चल रही थी। बहस में एक आदिवासी इधर वो अपने आप को ढूंढ रहा था, और उधर संसद में बहस चल रही थी। उस बहस में एक आदिवासी था। बोलने वाला बता रहा था कि आदिवासियों का जीवन अच्छा नहीं है, कि आदिवासियों का जीवन अच्छा नहीं है, और हमको चाहिए कि उसको दुरुस्त करें। दुरुस्त हुआ नहीं, दुरुस्त हुआ नहीं, जो होना चाहिए था वो भी हुआ नहीं। मेरे जंगल, मेरी जमीन, मेरा घर, सब मेरा है। और संसद वाले, आखिर तुम हो? ये तो समय की अपनी एक सीमा होती है। तो इस तरह की कुछ कविताएं हैं। मैं पहले इधर विषयों पर कविता लिखी और कृष्णा मैडम और सर हमारे वहाँ पर आए थे। तो आजकल क्या होता है कि कविताएं अपन सुनाते हैं तो वहाँ पर कर देते हैं, हम उनकी जो कवियाँ हैं उनको गिनाते नहीं है। और जब कृष्णा मैडम ने जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, मैं भी किताब का पाठक हूँ, तो नदी शब्दों की मेरा पहला कार्य संग्रह, उसमें एक भी आदिवासी कविता नहीं है। उसमें गांव का सौंदर्य है, जल भी है, जंगल भी है, फूल है, पत्तियां है, पर आदिवासी जीवन उसमें नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये चीज आप नहीं लिखोगे तो कौन लिखेगा। आज मैं सबके सामने ये कह रही हूँ कि मैंने उस दिन से आदिवासी जीवन पर, आदिवासी संस्कृति पर, आदिवासी संघर्ष पर शुरू। तो हम आदिवासियों की बात करते हैं और हमारी जो मूल भाषा है उस पर अगर कोई दो लाइन नहीं पढ़े तो मेरे ख्याल से ये आदिवासी जो कविता है आज का किताब है आज वो पूरा नहीं होगा। ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे मैं हालांकि जाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा बहुत बिगड़ जाए तो भी
तालियां बजा देने का बाकी अगर नहीं बजाए तो शायद लिखने का थोड़ा बहुत अंदर ईश्वर ने मुझे दे दिया, थोड़ा गाने वाला भी दे देता। मौरानी भीनी भीनी मधुमाती सोर। आप आगे अच्छे से आदिवासियों में महुए का जो शराब है, चाहे कोई बन जाए क्या हो, सच में हो, ये हमारे मतलब जीवन साथी है। मौरानी भीनी भीनी मधुमाती सोर। मौरे में काली थी गोरानी माँ। रे मौरा तो बारी बारी जाऊं। रे मौरा तो बारी बारी जाऊं। एक जगाड़े हइये बसावी सो। एक जगाड़े हइये बसावी सो। मौरानी भीनी भीनी मधुमाती सोर। तारे रुखड़े थी टप टप पड़े सारे मोर। लागे जाने वकेराई मोतियोनी माँ। रमू पड़ी राजी थईने थामे हाथे हुलना। रमू पड़ी राजी थईने थामे हाथे हुलना। वीणी वीणी लागे तो लबीरा मोर। वीणी वीणी लागे तो लबीरा मोर। मौरानी भीनी भीनी मधुमाती सोर। आंगना में भूखा जो डाक जेवा मोर। मीठा मीठा चटकोर डाक जेवा मोर। मौरा मेहनत वाटे मयो एक बटियो। मौरा मेहनत वाटे मयो एक बटियो। केवाला को पिवाड़ी दे कहीं पेली घाट। केवाला को पिवाड़ी दे मौरानी घाट। मौरानी भीनी भीनी मधुमाती सोर। बहुत मौका मिलेगा बाद में। एक एक प्याली नामो हो रुपया। एक एक प्याली नामो हो रुपया। बसवे जुए मौरानी पहली पहली थार परीने तो आड़ो टेढ़ो चाया। थार परीने तो आड़ो टेढ़ो चाया। भूली गियो थोड़ी वार दुनियानी माँ। मौरानी भीनी भीनी मधुमाती सोर। आदिवासी भाई माने कल्पतरु मोर। करे वातो जे जयकार आदिवासी मोर। कुदरत ना पूजगने माटी ना रखवाड़। कुदरत ना पूजगने माटी ना रखवाड़। मुतो ताने वार वार
अवसर दिया, उसके लिए मैं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष महोदय सहारण साहब का, उपाध्यक्ष हमारे दुर्गापुत्री है सुनीता जी का और पूरी साहित्य अकादमी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। क्या लता मंगेशकर को किसी छोड़ रही हो कैसे? अच्छा भाई अपना होता है वो तो अच्छे से ही आता है, इसलिए बोला पूछना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई है, बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा स्वाद है। आपने उस मन को उकेर दिया, जिसे सभा हमारा सब लोग बहुत आनंदित हैं इस प्रस्तुति के बाद। मेरा मनीष दुनिया को आमंत्रित करता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी अग्रज साथियों को जोहार करता हूँ और सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर साहित्य अकादमी में इस आयोजित प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं पूरी संयोजित समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं भी साहित्य अकादमी पर यहाँ पर मंच साझा कर सकूँ। और इसी के साथ में यहाँ पर कई कवियों ने पहले ही इस मंच की शोभा बढ़ा दी है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप मेरी कविताओं को वो भी आनंदित महसूस करेंगे। तो मेरा BA और MA सोशल वर्क में महाराष्ट्र में हुआ है, तो उस दौरान मैंने कई फील्डवर्क किए हैं, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, विभिन्न गुजरात में भी। तो उस दौरान मैंने जो चीजें देखी हैं उन पर आधारित जो कविताएं हैं। तो पहली कविता का शीर्षक है जन सुनवाई। तो किस तरीके से होती है जन सुनवाई? कहा गया जन सुनवाई होगी, यह जन सुनवाई सिर्फ हमारे लिए, हमारी जमीनों के लिए होगी, लेकिन हमारी जमीनों की बात मंच पर बैठे हुए काले कोट वाले विलायती करेंगे। हमसे कहा गया सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हित में लिए जाएंगे, तुम बस आधार कार्ड लेकर आना, तुम सबसे बातचीत की जाएगी, तुम सबकी सहमति ली जाएगी। हम लोग निकल पड़े जन सुनवाई के लिए। महिलाओं ने भी कहा हम भी चलेंगे, बच्चे भी तैयार हो गए, क्योंकि यह बात हमारी जमीनों की है, यह बात हमारे पुरखों की अमानत की है। जब हम वहां पहुंचे पुलिस का बड़ा हुजूम था। कुछ अजनबी मंच पर बैठे हुए थे, वह हमें इशारे से अपनी जगह दिखा रहे थे। हम चुपचाप वहां पर बैठे रहे और वह मंच पर बोलते रहे। पहले हमें सहमति के लिए मनाया गया, फिर हमें लालच देकर खरीदना चाहा, अंत में हमें डराया धमकाया गया, लेकिन हम दृढ़ अडिग बेखौफ खड़े रहे ठीक हमारे पूर्वजों की तरह और हमने उनके प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। और उसके बाद में जन सुनवाई खत्म हो गई। हमें लगा कि शायद यह बला भी टल गई, फिर भी हमारी जमीनों के फैसले मंच पर बैठने वाले लोगों ने कर लिए। कुछ दिन बाद हमें पता चला कि हम बेघर हो गए। दूसरी कविता का शीर्षक है पत्थलगड़ी। यह झारखंड में हुए आंदोलन पत्थलगड़ी पर आधारित है। तो वहां पर किस तरीके से जो सरकारें हैं वहां पर केस दर्ज करती है, किस तरह की बर्बरताएं वहां पर होती है, उस पर आधारित है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। पत्थलगड़ी को रोकना तो कानूनी बहाना है, जल जंगल और जमीन उनका निशाना है। हमको बेदखल करने का पूरा इनका इरादा है। हमें क्या देती है सरकारें, हमें तो हकों के लिए भी खून जंग से गुजरना पड़ता है। जब हक की बात करोगे तुम मार दिए जाओगे यूं ही, कभी नक्सल कहकर, कभी देशद्रोही कहकर, ऐसे ही कत्लेआम कर दिए जाओगे तुम। अगर ऐसे भी नहीं मानोगे तुम, ये घर जलाने से भी नहीं कतराएंगे।
मासूम बच्चों पर आतंक ढहाने से भी नहीं घबराएंगे, धरती आबा की बेटियों से बलात्कार करने में भी नहीं कतराएंगे। लेकिन हम भी आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, हमारे हकों की लिस्ट बड़ी पुरानी है। पत्थर घड़ी तो सिर्फ चिंगारी है, अब ललकार रही है और गुलाम की औरतें ये भोले भाले आदिवासी की आक्रोशित हैं। अब तो समझ जाओ सत्ता के कमरानों, नहीं तो हालत मंजर कुछ और हो जाएगा, क्योंकि हम तो आदिवासी हैं और हकों के लिए लड़ने के आदी हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी है और बहुत ही तीव्र सी कविता आपने पढ़ी। ये लगभग सच्चाई सारी दुनिया की ग्लोबल लैंड ग्रैबिंग का दौर चल रहा है पूरे विश्व में। कैसे जो जमीनें आदिवासियों के पास हैं उन पर कॉर्पोरेट का बदलाव और ये पूरे विश्व में, क्योंकि वही जगह है जहाँ खनिज और उनका निशाना वही आपने बहुत अच्छे से अपनी बात की। मैं इसलिए भी ये बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि लगभग 6 वर्ष तक मैं उड़ीसा की यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री प्रोफेसर था। तो उस दौरान उड़ीसा के विभिन्न भागों में जिनको ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं जाने कर लेते, असल में वो सब अपनी अपनी जमीनों के लिए और आपने वो एक गलत किया है। मैंने उनको बॉम्बे मैजिस्ट्रेट्स के इस्तेमाल में देखा था, शायद 2004 में। मेरा ये सारी बातें मुझे लगता है बहुत अच्छी हुई है आज, और हम सब लोग खुश हैं आज की शायरी से। अगर आप ध्यान देंगे तो जो निवेशवाद ने सारी दुनिया में आदिवासियों के साथ किया है उसका जरा समझ मैं सबसे पहले डाउट साहब को आमंत्रित करूँगा कि आप इन गीतों से मन बना है। आप बताएं और जो भी आप कहें या गीत सुनाएं जैसा आपका वैसे मैं सीखता नहीं हूँ और पढ़ना आता है मुझे। लिखने वाले अवसर नहीं आता। रेखा जी ने बार कहते हैं महुए के बारे में कहा और एक संस्कृति की जगह आदिवासियों में महुआ तो है, आम भी है। अभी तो जामुन तो कम, बेर, आम सभी पेड़ हैं, आसमान है, जमीन है, पेड़ है, पौधे, नदी है, नाले हैं, सब है। इस बीच भाईचारा, प्रेम, ऑपरेशन सब कुछ है। एक परंपरा और है जिसमें कोई खाता नहीं है, पीता नहीं। एक वक्त था जब बारातें जाती थी तो 2 करके रसोई होती, एक खाने पीने वालों के लिए, एक बगल वालों। वो परंपरा आज भी है और दोनों परंपराओं का आपस में बड़ा मेल कोई उसमें टकराव नहीं। मैं काव्य पाठ तो कर नहीं सकता, लेकिन कुछ पंक्तियां यहाँ बैठे बैठे याद आई माँ की। मेरा जन्म
ये परंपराएं आ पूनम के दिन पूनम बहुत सारी समारोह में हमारे था। अब तो पता नहीं क्या क्या नाम है, समझ में ही नहीं आता, याद नहीं आता। जब बोलते हैं तो उच्चारण ही कान में कटरा के वापस चला जाता है, वो ग्रहण ही नहीं करता। जितवा मई बनना था माँ को मैं अपना आह्वान माँ को याद करती हूँ। मैंने अपने बचपन की यादें हैं उनके साथ। कुएं ने बात मोरना कोटा आई बाढ़ है कि माँ करना जाओ। कुएं ने बात मोरना कोटा आई बाढ़ है कि माँ करना जाओ। जी लोहे केरी खाली, जी लोहे केरी खाली, डूबी ना कोयटा है क्या करना है पास आ गए पानी मानी जब पास आ गए कुएं के बाहर बोलना पड़ा आई बाढ़ नहीं पवन जावानी दियो मार में दियो मैं कोई मेट लगा दी मुखिया जाके सारी वाल मनवाए मुझे कुएं में बाहर बोलना पड़ा आई बाढ़ नहीं मार करना जाओ पासवान खाई पासवान हुई है थोड़ा है काल स्कूल की जाओगे और ना जब भी कर दियो हम की जाओ तो का बना वो खाई है खाई पसे जातो रे मारसा स्कूल में पूछे उत्तर आलू प्रश्न नंबर एक आमला होवे उसे मारसा आई बाप को कुएं में बाहर बोलना कोटा आई वार है कि जो 4 महीने और हुआ आती थी मेहमान बहुत प्यार और बड़ा आनंद और उस दिन मन करता था कि भगवान भी बनते थे। मेरी एक खास बात थी कि घाट पर सोने के बजाय में जमीन पर सोना दुआ क्या है मैं आज नीचे हुआ मैं आज नीचे हुआ परामा असल लगे मैं नीचे हुआ परामा असल लगे मैं खाटला नहीं है मैं खाटला नहीं है परामा असल मुझे मैं आज नीचे हुआ थैंक यू बहुत बढ़िया वास्तव में ये है इसको हम कहते हैं कि मूल स्वर एक बड़ी बहस पूरी दुनिया में है कि सिविलाइजेशन की और अनसिविलाइजेशन सभ्यता सब लोग हैं ये चीजें साफ की नहीं हो जानी चाहिए लेकिन एक वन इंडियन पोएट है जॉन फायर नेम हियर उनकी सभ्यता उसका अनुवाद आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारे श्वेत भाई हमें संधि लगाने आए उससे पूर्व नहीं थी यहाँ किसी भी प्रकार की हमारे सब श्वेत भाई हमें संधि लगाने आए उससे पूर्व नहीं थी यहाँ किसी भी प्रकार की खेल इस वजह से नहीं से किशोर अपराध इस वजह से
थे यहाँ न चाबियां, न ताले थे यहाँ न चाबियां, और इसलिए हमारे बीच कोई चोर भी नहीं। न ताले थे यहाँ न चाबियां, और इसलिए हमारे बीच कोई चोर भी नहीं थे। और जब कोई धोखा था इतना गरीब कि खरीद कर पाए कि पूरा कपड़े और कंबल, कोई धोखा था इतना गरीब कि खरीद कर पाए कि पूरा कपड़े और कंबल, तो पा जाता था ये सब उपहार स्वरूप, तो पा जाता था ये सब उपहार स्वरूप। हम इतने असली थे कि दे सकते थे निजी संपत्ति को इतना ज्यादा महत्व नहीं दे। हम इतने असली थे कि दे सकते थे निजी संपत्ति को इतना महत्व नहीं। हम नहीं जानते थे किसी भी प्रकार की मुद्रा, हम नहीं जानते थे किसी भी प्रकार की मुद्रा, और परिणाम स्वरूप मनुष्य का मूल्य नहीं तोला जाता था उसकी संपत्ति। हम नहीं जानते थे कोई मुद्रा, और परिणाम स्वरूप मनुष्य का मूल्य नहीं तोला जाता था उसकी संपत्ति से। न थे हमारे पास निश्चित कानून, न वकील, न राजनीति। न थे हमारे पास निश्चित कानून, न वकील, न राजनीतिक, इसलिए न ठग पाते थे किसी को हम, न दे सकते, इसलिए न ठग पाते थे किसी को हम, न दे सकते थे धोखा। सच बहुत बुरे हाल में थे। बहुत बुरे हाल में थे तब हम श्वेत लोगों के आने से पहले। मैं नहीं जानता मैं कैसे समझाऊं कि कैसे चलाते थे हम अपना काम इन मूलभूत चीजों की यानी जेल, मैं नहीं जानता मैं कैसे समझाऊं कि कैसे चलाते थे हम अपना काम इन मूलभूत चीजों के बिना जो बेहद जरूरी है, ऐसा वे कहते हैं एक सर्व समाज। अब मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे आज का दिन राजस्थान साहित्य अकादमी की खुशी का दिन। खुशी का दिन इस मायने में नहीं कि हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे, वह इस मायने में कि हम इन युवा स्वरों को सुन रहे हैं, और यह सुनना हम प्रारंभ कर रहे हैं। हम मनीष, मनराज, रेखा और प्रभुराम जी को सुन रहे थे, और साथ में हम इसमिलाल जी को जोड़ रहे थे। उन्हें उन आदिवासी अंचल से आए हुए देशभर के हिंदी कवियों को भी महसूस कर रहा था, जिन्होंने देश में पिछले 10 साल में बड़ा टकराव है। और यहाँ बतौर अध्यक्ष आया तब एक सपना लेके आया था कि मेरे प्रांत के भील, मेरे प्रांत के ग्रासिया, मेरे प्रांत के मीना तो भूतायत में है, और राजस्थान आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के मामले में संपन्न है। यह स्वर उन सब से जाके मिले और थे कि राजस्थान का आदिवासी कहना बोलना सीख गया। यह कहने बोलने का प्रारंभ है। मिश्रीलाल जी उत्साहित हो रहे थे, तो मन कर रहा था कि दूसरी कविताएं मैं सुनाऊं, तो मैंने कहा कि आज का दिन इन युवा स्वरों के लिए। तो राजस्थान साहित्य अकादमी आप सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और धन्यवाद व्यक्त करती है कि यह स्वर बना ही रहना चाहिए, बना ही नहीं रहना चाहिए, और तीखा होना चाहिए। क्योंकि मनीष ने कहा कि हम आदिवासी हैं और हक के लड़ने के लिए आदि हैं, और हम सब प्रेम के उपासक हैं, प्रकृति के उपासक हैं। और मनराज कह रहा था शायद कि अगर हमें प्रेम को बचाना है तो प्रकृति को बचाना होगा। मेरे हाथ में मधुमती का अगस्त अंक है, और इस अंक में मनराज की प्रेम कविताएं, बहुत अच्छी प्रेम कविताएं लिखा है।
हमने आमंत्रित किया तब मैं ये सोच रहा था कि प्रेम में आदिवासियों के मनराज जी का मुझे यह देखना है। वो निदान प्रेम की कविताएं जैसे रेखा कह रही थी कि मेरे पहले से मेरे कुछ दिन की कविताएं उसी ढंग की, लेकिन उसमें भी बहुत सुंदरता है। कटिएगा आपसे मनराज, जब आप अपने कविता में पुरुष के वर्णन करते हैं और अंतिम पंक्ति में आते हैं कि पुरुष क्या है, कहाँ जाके होता है किसी कंधे के सहारे में, तब वो कविता बनती है। और सुखद सूचना ये है कि इसी अगस्त अंक से हमने हमारे मधुमती के संपादक डॉक्टर दिनेश साहब की समझ की बूझ के साथ जल, जंगल और जमीन स्तंभ शुरू किया है। आदिवासियत पर, राजस्थान के आदिवासियत पर हमारे सरस्वती सभा के सदस्य डॉक्टर गंगा साहेब मीना का इसमें आलेख है। और सितंबर अंक में शीघ्र ही आपके हाथों में होगा, उसमें हमारे अकादमी उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता घोगरा जी का आलेख है। और जो अभी भाई मनीष कविता सुना के गया पत्र वीडियो कविता भी उसमें है, सितंबर अंक में। तो मेरी तो कामना और शुभकामना यही है कि ये जल, जंगल, जमीन की बातें राजस्थान कहे, और जो जल, जंगल, जमीन को बहुत करीब से जानता है, इसका सबसे पहला हक हम सब यहाँ प्रवासी लोग हैं, ये मूल निवासी लोग। हम यहाँ आते थे, अपना कब्जा जमाते थे, सभ्य कहलाते थे, और जो मूल निवासी थे उनको जंगलों की तरफ खदेड़ते थे। और आज हालत ये है कि उन जंगलों पे भी कब्जा करने के लिए हम लड़ाई है। वैसे पूरे वर्ल्ड में हम उनकी बात नहीं कहेंगे, हम किसकी बात करेंगे? हम उस जल, जंगल, जमीन की बात करेंगे, लेकिन अपने छुपे हुए हितों के बीच से बात करेंगे। जैसे रेखा ने संसद में के बहाने कुछ बातें उठाई। राजस्थान साहित्य अकादमी हर मोर्चे पे, हर स्वर के साथ खड़ी है। राजस्थान सरकार की भी यही भावना है। और आज के अखबारों में इश्तेहार आपने अगर देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो वो यही कहते हैं महात्मा गांधी जी के बहाने कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ना है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि अंतिम पंक्ति का निर्धारण किसने किया है? तो प्रथम पंक्ति में था। यह जवाब आप सब लोग दे सकते हैं। बतौर अध्यक्ष मुझसे तो बना, जैसे रामोद साहब कह रहे थे कि अगस्त में आए थे, 24 अगस्त को कार्यभार ग्रहण किया, 9 अगस्त में बस जल्दी 1 साल होने वाला है। इस 1 साल के समय में लगभग कुछ दुस्साहस जरूर किया है, और उस दुस्साहस में ये आज की गोष्ठी भी मान सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये आगमन उन कदमों का है जो उस जमीन की खुशबू लेके आ रहे थे, जो जल का पावन सोता यहाँ लेके आ रहे थे, जो भील, ग्रासिया, मीना में मौजूद है। बांसवाड़ा गया में बार बार ये कह रहा था, और सर्किट हाउस में अभी बात चली थी, बांसवाड़ा से आए हमारे वरिष्ठ साहित्यकार तंबू से आज भी। तो मैंने पूछा कि आप वहाँ थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं था। वहाँ लोग एक अध्यक्ष का अभिनंदन करने वरिष्ठ साहित्यकार 20-30 लोग सर्किट हाउस में आए। मैंने सबका परिचय जाना और सवाल किया कि आप में से कोई भील या ग्रासिया है? तो उनका जवाब था नहीं। तो मैंने कहा कि फिर आप कामयाब लेखक नहीं, मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ, यहाँ बांसवाड़ा में भील और ग्रासिया से मिलने आया हूँ। वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब हम कहीं से कमजोर हैं, हमने वह काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। और राजस्थान साहित्य अकादमी में करने आई है, आपको आमंत्रण देते हैं कि बांसवाड़ा के लोग
उन लोगों को लाइए जो अपनी बात कहने में कामयाब है। उसी कामयाबी के क्षण ढूंढते ढूंढते हमें डॉक्टर सुनीता घोगरा जी मिली और हमें डॉक्टर थावरचंद दामोदर साहब मिले। ये गर्व और सौभाग्य है कि राजस्थान साहित्य अकादमी की संचालिका में पहली बार वीर स्वर हैं और उपाध्यक्ष साहित्य पहली बार दामोदर साहब और डॉक्टर सुनीता घोगरा जी दोनों वीर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और राजस्थान साहित्य अकादमी की संचालिका संस्कृत सभा के सदस्य हैं। मैं सुनीता जी को बार बार कह रहा था खास लेकिन सुनीता जी एक राशि दे दो आप जो कह सके अपनी बात सत्ता से आंख मिला के और हम सबसे सवाल करते हैं। ये काम किसी व्यक्ति का नहीं है, ये काम इन संस्थाओं का है कि वो स्वर ढूंढे जो साहित्य का मूल है। सहानुभूति की बात हमने भूल कर ली। हम सब बहुत संजीदा लोग हैं, रोने वाले लोग हैं। कभी अक्सर होता है पीड़ित शोषित दलित की बात अक्सर करता है या फिर वो प्रेम की बात करता है। प्रेम की बात करते करते शोषित की बात कह जाता है, लेकिन उसका कहने का अपना तरीका होता है और जो भोग रहा है उसका कहने का अपना तरीका है। मैं मानता हूँ कि आज के इस भीषण समय में जब औद्योगिक घराने सब कुछ छीनने के लिए आमादा है, न केवल आदिवासियों से हम सब जन सामान्य उस दौर में अगर आदिवासी के कविता में, आदिवासी की कहानी में, आदिवासी के उपन्यास में अगर आक्रोश और सत्ता के खिलाफ विद्रोह नहीं है तो वो अपने वर्ग के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है और तभी मनीष कत्थल बेटी कह जाता है। राजस्थान का एक आदिवासी जो फिल्म में काम करता है कत्थल बेटी के बहाने अपनी बात सारी कह जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी आप सबसे उम्मीद करती है। मैं पूछ रहा था बैठे बैठे अभी मनराज से पूछा, मनीष से पूछा, इन सबसे पूछा कि आप राजस्थान साहित्य अकादमी में आए हैं? उन्होंने कहा कि नहीं पहली बार ही आए हैं। मनराज ने कहा कि इसी मंच में भी मैं पहली बार आया हूँ सर। तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाइयों मैं भी पहली बार आया था 24 अगस्त को इस राजस्थान साहित्य अकादमी और ये है बतौर अध्यक्ष मेरी कामयाबी में मैं शामिल करता हूँ कि जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं वो हमारी उपलब्धि है। जो लोग सदा यहाँ रहे हैं, सदा यहाँ रहने का मन है, सदा रहने के क्षण से वंचित हो जाते हैं तो उनमें तड़प है और वो इस संस्था के खिलाफ या इस मुखिया के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है कि हम अपने लक्ष्य में कामयाब हैं। मैंने पहले दिन शायद यहाँ के भास्कर से फोन गया था, उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करने के बाद मैंने कहा कि अभी तो रात को तो आज तक दिन को खुशी में मना दे दो, कुछ माला पहनने दो, कुछ मिठाई खाने दो, कुछ खिलाने दो, मेरे गांव मेरे घर में रहने दो, कल आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम एक इंटरव्यू आपका साधना चाहते हैं, आपकी प्राथमिकता क्या है? मैंने पहली बात वही की और सोशल मीडिया पे पहली एक लाइन लिख करके वही लिखा कि अब तक जो शेष थे वो अब विशेष है और अब तक जो विशेष थे अगर शेष बचा तो वो भी हमारे साथ है। हमारे जो विशेष है उनकी अपनी उपयोगिता है, अपनी जरूरतें हैं, वो हमारे हैं, हम उनके बिना ये सफर आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हमारी प्राथमिकताएं वो हैं जो अब तक शेष रहे और विश्व आदिवासी दिवस एक बहाना है उस शेष को कहने का और शेष को विशेष ढंग से कहने का। आप सब ने विशेष ढंग से कहा, राजस्थान साहित्य अकादमी आपका आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद व्यक्त करती है। आप सब सभी लोग इस सुखद क्षण के साक्षी बने, गवाह बने, हम आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन से एक नई
मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन के लिए संचालित करके हमारे इमोशनल प्रॉब्लम जो आज की इस कार्यक्रम के इसी माहौल से अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर और मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदिवासी साहित्यकार सभागार में गोष्ठी का आनंद लेने आए उपस्थित मेरे सभी मेरे साथी बहने, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर हम बोलते जाएं तो हम नहीं है, कहते ही जाएंगे, मन में जाए कुछ होता नहीं। मैं आप सबका अपना आभार व्यक्त करूँ। इससे पहले मेरा ये दायित्व समझता हूँ कि आज के इस काबिल और इस आयोजन में अपना मंतव्य अध्यक्ष महोदय ने बता दिया और उसे हमें अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। आज इस दिवस पर शहर में, पूरे प्रदेश में और सब जगह बड़े बड़े आयोजन हो रहे, उन सबका मंतव्य क्या है आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। राजनीति और इस वर्ल्ड इंडिजिनस डे, मैं इसको अंग्रेजी में बोलना ज़्यादा उचित इसलिए समझ रहा हूँ कि इसकी उपयुक्त हिंदी है ही है, और जो भी हिंदी करेंगे उसकी राजनीति, उसमें राजनीति। कोई कहता है कि हम सब भारतवासी मूल हैं, मूल कौन है? मैं इस विवाद में नहीं पढ़ता और हम कवियों और साहित्यकारों को इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहिए। हमें लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए। मैं भले किसी भी समाज से आया हूँ, हर बार मंच मिलता है मैं ये कहता हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ या जहाँ भी था, उसका कारण हमारा समाज, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरे पड़ोस के आसपास के सभी समाजों के दोस्त साथी जो हमेशा मेरा साथ देते हैं, उनकी बदौलत मेरे गांव से उनके दिल्ली तक गए और माँ बाप अनपढ़। और इसका वजह ये है कि आज यहाँ से दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ के आने वाले मुश्किल से 2-3 व्यक्ति हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और इस क्षेत्र से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। 2-3 व्यक्ति हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर से आए जो ऑल इंडिया सर्विसेज में IAS IPS के पद पर आया। मुझे खुशी है कि मैंने राजस्थान में सेवा की, लेकिन UPSC के 3 इंटरव्यू देखे, हर बार क्वालिफाई किया। मेरी इच्छा ऑल इंडिया सर्विसेज में जाने की थी, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ रहना मुझे पसंद किया। और नियति को कोई जान नहीं सकता। मैं कर्मवादी हूँ, कर्म में विश्वास करता हूँ, मनुष्यता में विश्वास करता हूँ, भाईचारे में विश्वास करता हूँ, और साथ साथ समाज के उत्थान के लिए सरकार ने और सरकारों ने संविधान के माध्यम से जो कदम उठाए, उन सब का हम सब लोगों को चाहिए कि समर्थन करें और उसके साथ जाए। कोई खिलाफ नहीं है। संविधान कभी किसी के लिए नहीं कहता, आरक्षण के लिए भी नहीं कहता, क्योंकि वंचित रहे, पिछड़े रहे, इनको ऊपर उठाने के लिए बहुत जरूरी है, उसमें आपका साथ चाहिए। मैं हरदम कहता हूँ कि मेरे आप सब हैं उसकी वजह से, नहीं तो मैं ठीक हूँ। मैं आपका पुनः आभार कर सकता हूँ, हमारे अध्यक्ष महोदय का विशेष रूप से इसलिए कि आज के दिन हमारे, क्योंकि इस बार का जो वर्ल्ड इंडिजिनस डे है वो हमारे युवाओं पर है। उस थीम को लेकर के युवा काव्य पाठों को यहाँ बुलाया और उन्होंने जो काव्य पाठ किया मेरे लिए शिक्षा है। मैं इससे नसीहत दे सकूँगा, कुछ लिखने की कोशिश करूँगा। हमारे अध्यक्ष महोदय भी कहते हैं कि कुछ लिखो,
लिखेंगे, पढ़े पर लिखना नहीं आता है, लिखना आता है पढ़े नहीं है सकता, तो समझ में नहीं आता कि इसको कैसे करेंगे और करेंगे। मुझे मौका मिला है तो जरूर इसका फायदा उठाऊंगा। चुनौती ही अवसर होता है, अवसर इसका फायदा उठाने के लिए। पुनः जय हिंद, जय भारत, आप सबका आभार, जय हिंद। बहुत बहुत आभार रमन साहब का और आप सभी का। बाहर की व्यवस्था है, आप सभी इसके संगोष्ठी हुई है उस दिवस पे, आज जो ये संगोष्ठी कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में। विश्व आदिवासी दिवस में जो पहली बार शायद अकादमी में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है दुलारा सर के अध्यक्षता में, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम काफ़ी खुश हैं कि इससे इस कार्यक्रम से जो युवा हैं, हमारे जैसे युवा हैं, उनको आगे आगे मतलब साहित्य के प्रति रुचि जागृत होगी, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और लोगों के मन में भी काफ़ी कुछ है आदिवासियों के प्रति काफ़ी गलत फहमियाँ हैं कि अब मैं उस बारे में तो क्या कहूँ, लेकिन वो चीज़ें काफ़ी दूर होंगी। और विश्व आदिवासी दिवस मनाने का असली मकसद ये है कि जो पर्यावरण है, प्रकृति है, उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। रामायण महाभारत, एकलव्य और शबरी काल से भील आदिवासी और सभी आदिवासी समुदाय आज तक विद्यमान है। तो इसका कारण ये है कि उनके पास कुछ न कुछ तो ऐसा है जो उनकी सभ्यता अभी तक बची हुई है, प्रकृति के साथ उनका ऐसा रिलेशन है। तो इसका सही उद्देश्य तो ये है कि उस रिलेशन को हम लोग समझें और आगे भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए और अपनी सभ्यता, मानव सभ्यता को बचाने का प्रयास करें। आप बताओ। प्रभु गरासिया, पाली जिले के बाली तहसील से आया हूँ और राजस्थान साहित्य अकादमी में डॉक्टर सुनीता जी गोगरा जी के कहने पर मैं यहाँ पर आया। उन्होंने बहुत अवसर दिया मुझे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। क्या क्या विशेष? मैं मिश्री लाल मीणा एकलव्य, मैं साहित्य अकादमी में पहली बार आया हूँ। मुझे अध्यक्ष महोदय ने आदेश किया, फोन पर कॉल गया तो मैं चौंक गया कि मैं जो है वास्तव में मुझे बुलाया गया है उदयपुर, और मैं जयपुर से उदयपुर साहित्य अकादमी में अपनी कविताएं पढ़ने के लिए आया। कविताओं में क्योंकि एक जल, जंगल और ज़मीन, इसका बड़ा संघर्ष रहा और आज जो आदिवासी हैं वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, मूलभूत उसके लिए उत्तरसर हैं। उसके लिए आज हमारे सब सारा अकादमी का पूरा प्रबंधन उसके लिए काम कर रहा है और यह पूरा जो आपका न्यूज़ चैनल इस बात को दिखा रहा है, तो ये मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ कि जो है आदिवासी दिवस पर, विश्व आदिवासी दिवस पर हम सब के लिए एक अच्छा मैसेज जा रहा है, सरकार के लिए एक अच्छा मैसेज जा रहा है, केंद्र सरकार के लिए अच्छा मैसेज जा रहा है कि इनकी सुरक्षा जल, जंगल और ज़मीन पर अतिक्रमण और आक्रमण दोनों ने किए जाए। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज एकत्रित हुए साहित्य अकादमी में, लेकिन वो बातें नहीं कही गई अभी जो अपने क्षेत्रीय मुद्दे हैं। सिलिकोसिस जैसी बीमारियों से हमारे वहाँ पीड़ित ज़्यादा है, जंगल कट रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, मंदिरों की पूजा की जा रही है, लेकिन उस आदिवासी जो पत्थर गढ़ाई का काम कर रहे हैं उनकी समस्याओं को आज के दिन साझा करना चाहिए। आपने किन बातों को लेकर आज लगता है आपको कि चिंता का विषय है, हाँ, बिल्कुल और चिंता मधुमती का, जैसी पुस्तकों में इसको सम्मिलित कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल चिंता का विषय है और इसके लिए हमने लिखा भी है, लेकिन आलेख के रूप में लिखा है। वो अगली बार कोई अवसर होगा तो हम उसमें इस बात को जरूर उजागर करेंगे और कहीं लिखते रहेंगे, इसके बारे में बताते रहेंगे, लोगों को जागृत करते रहेंगे इसके बारे में। क्या बिरसा मुंडा जैसे क्रांतिकारी ने आवाज़ उठाई, समाज के लिए आवाज़ उठाई, क्या वक्त आ गया है अब समस्या दूसरी तरह की हमको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी? बिल्कुल उन्होंने उठाए तो हमें भी उनसे प्रेरित होकर हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए। आप बताइए क्या मुद्दे वास्तव में हो रहे हैं और क्या इंगित करना चाहिए? देखिए, आज जो आदिवासी साहित्य लिखा जा रहा है, आदिवासी साहित्य को लाइब्रेरी में कैद नहीं किया जाए। मेरी प्राथमिकता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए। इवन आप उस पर डालिए, गूगल पर डालिए या इंटरनेट पर डालिए आदिवासी साहित्य को, ताकि लोग पढ़ सकें।
केवल पढ़ करके किताबों में या लाइब्रेरी में उसको डाल देना, ये मैं नहीं अच्छा नहीं मानता। रहा सवाल कि अतिक्रमण और आक्रमण दोनों आदिवासी सभ्यता पर हो रहा है। इस आदिवासी सभ्यता पर जो आक्रमण हो रहा है और अतिक्रमण हो रहा है, उसी से बचा करके आगे अगर हम आदिवासियों का भला करते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर ऐसा सोचती है और हम सब जनमानस अगर चाहता है कि भाई आदिवासी एक अच्छा प्रदर्शन करके जाएं या उनको एक उनके हकों की लड़ाई के लिए आगे नहीं आना पड़े, परेशान नहीं होना पड़े, ये आदिवासी दिवस की एक सबसे बड़ी शुभकामना होगी। विश्व आदिवासी दिवस पर आज हमारे साथ में हैं टीसी डामोर साहब, जो कि विभिन्न पदों पे आप रहे हैं। एक अच्छा अनुभव है आदिवासियों के संरक्षण कार्य और उनके हक और अधिकारों की लड़ाई में आपने भी काफ़ी साथ दिया है। अब क्योंकि आप सेवानिवृत्त हुए हैं और उसके बाद अब आने वाली पीढ़ी को क्या उनका चैलेंज है, क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर उनको काम करना है, आज इसके इस पावन दिवस पर आपका शुभ संदेश क्या है? क्योंकि आप समाज के सीनियर भी हैं और आपका आदेश शिरदारी होता है। जी, स्वागत है आपका। आप सही कह रहे हैं। आपके जो सवाल हैं उनके उत्तर भी उसी अनुरूप हैं कि आज के विशेष रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में युवाओं का भविष्य और उनके लिए जो चुनौतियां हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इस बार के आदिवासी दिवस पर जो थीम है वो भी युवाओं को लेकर के है कि वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसमें और वो इस दिशा में ऐसा काम करें जिससे कि वो अपना खुद का विकास करें, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें और अपने इस टीएसपी एरिया का साथ में इस प्रदेश का और देश के विकास में योगदान करें। क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारे पदों पर रहा, मेरा काम आपराधिक मामलों और उससे जुड़ा हुआ था और आदिवासियों के साथ में जो जिस तरह की घटनाएं होती थी उससे हमें जो काम करने का मौका मिला, उसके साथ साथ में अंत में इस एकेडमी से जुड़ करके जिस रूप में साहित्यकारों और साहित्य के माध्यम से इस क्षेत्र के आदिवासियों का जो शोषण हो रहा है और जो यहाँ कल्याणकारी योजनाएं उनको किस तरह से प्रभावी रूप से लागू कर सकते, उसमें युवाओं का फीडबैक हमारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज हम ये देखें तो आज का युवा बड़े ऐसे दौर से गुजर रहा है जो उसकी दिशा उसको दिख नहीं रही है। ऐसी स्थिति में एक बहुत ज़रूरी है इस प्रदेश और इस संभाग के विकास के लिए कि युवाओं को सही दिशा में ले जाएं और विकास के काम हैं वो इस तरह से हों जिससे कि अलगाववादी दृष्टिकोण उनके मन में नहीं आए और इस क्षेत्र के विकास तभी होगा जहाँ यहाँ शांति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहेगी और यहाँ के लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, संघर्ष की बात करेंगे, लेकिन उसके लिए गांधीवादी तौर तरीके अपनाएंगे और उस तरीकों को अपनाते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से शांति भी रहेगी और हम विकास की राह पर कुछ करने में सफल होंगे। धन्यवाद। आपकी राजकीय सेवा बहुत लंबी रही है और न जाने कितने ही पंच, सरपंच, विधायक, सांसद कितने ही आपके कार्यकाल में बने हैं और आज हम देख रहे हैं एक नई तरीके की राजनीति है कि आधुनिक युग है, डिजिटल युग हो गया है। पहले आपके ज़माने में संदेश भेजना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन आज पलक झपकते ही संदेश जा रहा है समझ में। समाज को आज किस दिशा की ओर जाने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि यहाँ समाज को संभलना होगा? इतनी बड़ी बहुमत होने के बाद भी हम अपने आप को अधूरा समझ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? आपने बहुत सही कहा कि आज का युग है, हम उसको कलयुग कहते हैं। तो कलयुग में ज्ञान बहुत सहज है, बहुत आसानी से मिल रहा है क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया और इस डिजिटलाइजेशन होने की वजह से जो प्रसार बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, लेकिन हमारे युवा भ्रमित हैं और ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है युवा जिसको दिशा नहीं दिख रही है और ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सबको युवाओं को चाहिए कि वो इसका गहराई में जाएं, अध्ययन करें, भ्रमित नहीं हो। और देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो अल्टीमेटली उसका उद्देश्य सत्ता हासिल करना होता है, पर यहाँ के लोगों को और बहुल
जो लोग हैं आदिवासी, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे समाज सेवक नेता किस तरह से काम करें। उसके लिए वो खुद हमारे युवा और यहाँ के समाज सेवक किस तरह से उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ अपने हाथ में नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली जिस तरह से शोषण हमेशा से होता रहा है और वैसा ही होता रहेगा। पूरे संभाग में आप जानते हैं कि हमारे एमएलए एमपीज भी ट्राइब के हैं, इसके बावजूद भी हम दोष दूसरों को देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि समाज में समाज सेवक और युवाओं को इस बात की ज़रूरत है कि वो राजनेताओं को किस तरह से अपनी दिशा से और सही दृष्टिकोण बता कर के वो उनको सही रास्ते पर आने के लिए और विकास के लिए बाध्य करें। आप कैसे समाज की रचना करना चाहते थे 2 शब्दों में, क्योंकि आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ऐसा है। देखो, मैं तो प्रेम भाईचारा पर आधारित होना चाहिए और किसी की मानो मत। आज के सरकारी अधिकारियों के लिए ज़रूरी है कि जो लीगल काम है वो लीगल तौर तरीके से करें। कोई कहे कुछ भी कहे, जो सही है वो काम करें, सबके काम होंगे, उससे विकास की धारा बहेगी। गलत नहीं करना चाहिए, कोई गलत नहीं करेगा और सही करेगा और सही रास्ते पर चलेगा तो उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। विकास का एक ही मार्ग है कि न तो कुछ आप अगर जब तक सेवा की सोचते हैं तो आप भ्रष्टाचार से मुक्त अपने आप को नहीं करेंगे। जब तक आपके संपर्क में आने वाले अपने अधिकारी कर्मचारी उनके लिए उदाहरण नहीं बनेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। आज की तारीख में सबका उद्देश्य क्या है? चाहे नौकरी में प्रवेश करो, चाहे राजनीति में प्रवेश करो, अच्छा खासा पैसा खर्च करो और फिर उन पदों पर आकर के कैसे आप सेवा दे सकते हो, ये सोचने की बात है। और ऐसी स्थिति में मेरी दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी है कि बेबाक होने चाहिए सारे प्रशासक, सारे कर्मचारी, अधिकारी, और उनको चिंता नहीं करनी चाहिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। ये दृष्टिकोण होगा तब तो समाज और राष्ट्र का और देश का और हमारे प्रदेश का विकास हो सकता है। धन्यवाद। जी, विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज साहित्य अकादमी के माध्यम से आखिर हम समाज को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सभी को मेरी तरफ से और मेरे आदिवासी समाज की तरफ से सभी को आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देती हूँ। आज जो विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो अध्यक्ष महोदय ने ये जो काव्य पाठ किया, जिसका शीर्षक रखा था आदिवासी कवि एवं कविता, तो अध्यक्ष महोदय का ये एक लक्ष्य है कि हर क्षेत्र के व्यक्ति को शामिल करना, और विशेषकर यहाँ जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर को भी अपन ले सकते हैं, प्रतापगढ़ का थोड़ा एरिया आता है, ये सारा आदिवासी क्षेत्र कहलाता है। जैसे दुलाराम जी यहाँ से हमारे डूंगरपुर आए थे तो उन्होंने देखा कि आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी जो लोग हैं उनका साहित्य के क्षेत्र में नहीं के बराबर भूमिका है। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन आदिवासियों को ढूंढा जो आदिवासी लिखना पढ़ना चाहते हैं। अभी उनका यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग जो है जो लिखना जानते हैं उन लोगों को साहित्य से जोड़ना और यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को सामने लाने की उनकी मंशा है और वो निरंतर ये प्रयास भी करते हैं। और हम लोग भी, जैसे मैं डूंगरपुर में निवास करती हूँ तो मैं भी ये प्रयास करती हूँ कि हमारे जो लोग हैं वहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में उनकी भूमिका नहीं के बराबर है, 5% भूमिका आप मान सकते हैं। जैसे मैं भी हूँ डूंगरपुर में, तो एक काव्य गोष्ठी वगैरह होती है तो आदिवासियों में मैं अकेली ही हूँ वहाँ पर। सुनीता जी हैं, पर सुनीता जी डूंगरपुर में उनका आना जाना नहीं के बराबर है। अब तो फिर उन्होंने पढ़ना भी शुरू किया है और वो लोगों का जोड़ने का काम भी कर रही हैं। तो इस तरह से उनका यही है कि अधिक से अधिक आदिवासी जो जनजाति है, गरासिया है, भील है, मीणा है, उन जनजातियों से युवा जो है, विशेषकर युवाओं पर वो जोर दे रहे हैं कि वो युवा सामने आए और आकर फिर साहित्य के क्षेत्र में भी अपना नाम करें। जैसे राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में जिस तरह से आदिवासी युवा सक्रिय है, उस तरह से साहित्य के क्षेत्र में भी युवा सक्रिय रहे। इसी उद्देश्य को लेकर
आज सहारण साहब ने यहाँ पर आदिवासी कवि और कविता के नाम से उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित करवाया। इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक आदिवासी जनजाति जो है, उस आदिवासी जनजाति से युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग इस साहित्य से जुड़े और साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम करे, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को आगे लाए। आधुनिकता के युग में जहाँ समाज की बात करते हैं तो वहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं होती। जी जी। हर समाज में प्रतिभा होती है। आदिवासी जो पहले जुड़े होते थे जंगल ज़मीन, और आज की आधुनिकता को लेकर और आदिवासियों का जो रुझान आपने बताया कि राजनीतिक क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र हो, तो आज आप आदिवासियों को कहाँ देखते हैं? देखिए, ऐसे देखा जाए जैसे अपन राजनीति क्षेत्र की बात करें तो राजनीति में एक सरपंच से लेकर एक राष्ट्रपति तक आदिवासी है। इसीलिए ये हम कभी नहीं कह सकते कि इसमें आदिवासी पीछे है। रही बात समाज की, तो आज समाज में हर कार्य आदिवासी की एकता के साथ किया जाता है। जैसे कोई विवाह होता है तो पूरा गांव मिलकर करता है, किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसमें चाहे आर्थिक सहयोग हो, सामाजिक सहयोग हो या किसी प्रकार का सहयोग हो, सारा सहयोग सभी लोगों के मिलकर किया जाता है। रही बात साहित्य की, तो आदिवासी जो है वो थोड़ा सा अन्य जो जातियां हैं उनसे थोड़ा सा पीछे चल रहा है। मेरा सवाल आधुनिकता से जोड़कर था। आधुनिकता से जोड़ने की बात करें तो जैसे शिक्षा का जिस तरह से विकास हुआ, तो शिक्षा के विकास के साथ साथ आदिवासी आधुनिकता की ओर दौड़ रहा है। उस आधुनिकता की दौड़ में आदिवासी शामिल हो गया है। आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में आधुनिक जो आधुनिकता है उसकी छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? आज आदिवासी के पास सुविधा की दृष्टि से जो भी भौतिक सुविधाएं हैं, वो भौतिक सुविधाएं आदिवासियों के पास होने लगी है। बाइक है, कार है, घर में जो भी भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं उनके पास है। आधुनिकता को अपन जैसे भाषा की दृष्टि से लिया जाए या शिक्षा की दृष्टि से लिया जाए तो आज आदिवासी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में न पढ़ाकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लगा है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने लगा है। आदिवासी आज अच्छी शिक्षा हासिल कर रहा है, उच्च शिक्षण संस्थाओं में जा रहा है। उसका रहन सहन, उसकी वेशभूषा, उसका खान पान, उसका पहनावा, सब कुछ आधुनिकता की झलक उसमें दिखाई देती है। आप भी बता रहे थे कि जैसे कि साहित्य और संस्कृति, ये दोनों तो हजारों सालों से आदिवासी की विरासत है ना, जी फिर पिछड़ कैसे गया? आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने संस्कृति की बात नहीं कही, साहित्य की बात इसीलिए कही क्योंकि आदिवासी जब चलता है तो उसकी गति में भी एक नृत्य होता है, और आदिवासी जब बोलता है तो उसकी बोली में भी एक गीत होता है। पर होता यह है ना कि आदिवासी की जो संस्कृति है, उसके जो गीत है, उसका संकलन बाद में अब होने लगा है। लोक साहित्य आदिवासियों में बहुत ज़्यादा है। जनजाति का लोक साहित्य, उसकी संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति आदिवासी सभ्यता और आदिवासी संस्कृति से शुरू होती है। पर लिखित रूप में जो आदिवासी लोकगीत है, आदिवासी जो साहित्य है, वो बाद में शुरू हुआ है। 19वीं शताब्दी के अंतिम जो दशक है, अंतिम दशक से ये आदिवासी साहित्य लिखा जाने लगा है। इससे पहले आदिवासी साहित्य बहुत ही कम मात्रा में लिखा गया था। अभी भगवती भील भी लगातार, बहन जो है वो लगातार संघर्ष कर रही है, अभी पैदल चल रही, जयपुर जाना अभी बीच में गई है। उसको लेके आपका क्या कहना है कि मणिपुर की घटना और समाज में जो विसंगतियां, उसको लेकर वो बहन पूरा लगातार अभी आदिवासी जो मणिपुर की घटना हुई उसको लेकर भी बहुत ही सक्रिय है और उसका विरोध भी कर रहा है। उसके न्याय के लिए आज आदिवासी लड़ रहा है। मैं डूंगरपुर में रहती हूँ, हमारे डूंगरपुर में आज भी आदिवासी कलेक्ट्री के आगे धरना देने के लिए बैठा हुआ है। आज भी रैलियां निकाली जा रही है। कल की ही बात है, कल अखबार में आया होगा, परसों शाम को मणिपुर का जो ये कांड हुआ उसको लेकर
एक रैली निकाली गई थी। तो निरंतर आदिवासी जो है उनको न्याय दिलाने के लिए सक्रिय है। आज भी किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ, किसी भी पुरुष के साथ कोई अन्याय होता है तो पूरा आदिवासी समाज एकजुट होकर लड़ता है और उसका हक दिलाने की या उसको न्याय दिलाने की कोशिश करता है। आप एक सभ्य परिवार से भी हैं और शिक्षित भी हैं। मुझे ये बताइए, इतनी बड़ी बहुमत होने के बाद भी आखिर क्यों समाज के साथ ऐसा हो रहा है? दिक्कत ये होती है ना कि पूर्ण बहुमत है। समाज में क्या होता है कि आजकल समाज इस प्रकार का हो गया है ना, जैसे मानसिकता की अपन बात करें तो धीरे धीरे मनुष्य का जैसे जैसे विकास होता जा रहा है वैसे वैसे मनुष्य का जो मानसिकता है वो संकीर्ण होती जा रही है। मैं जैसे समाज में भी जाती हूँ, समाज के अधिकतर गतिविधियों में मैं भाग लेती हूँ, अपनी बात भी रखती हूँ। जिस तरह की घटनाएं आती है, जिस तरह के अखबार में न्यूज़ आते हैं उसको मैं देखती हूँ तो वहाँ पता चलता है आज गांव में ये हालत है कि पड़ोसी पड़ोसी का विकास हो ऐसा नहीं चाहता, भाई भी भाई के बच्चे पढ़ लिख कर अपने बच्चों से आगे बढ़ जाए ऐसा नहीं चाहता। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कई सारी अच्छाइयाँ भी हैं और कई सारी बुराइयाँ भी हैं। तो हमें चाहिए कि उन अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, पर मनुष्य धीरे धीरे इतना स्वार्थी होता जा रहा है और उसकी मानसिकता इतनी संकीर्ण होती जा रही है जिसकी वजह से ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाकी आदिवासी समाज में एकता है, उसके अंदर शिक्षा का भी विकास हो गया है। धीरे धीरे वह भौतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से वो सक्षम होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रही बात मदिरा की, तो आप जानते हो ये तो देवताओं में भी सोम रस का प्रचलन है, तो भाई आदिवासियों में हमारे सोम रस का प्रचलन क्यों ना हो। एक्चुअली क्या है ना कि महुए की जो शराब है वो शराब चाहे कोई मृत्यु हो गई हो तो भी इतनी अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं होता है, कम मात्रा में होता है, पर महुए की शराब का प्रयोग किया जाता है। शादी ब्याह में भी महुए की शराब हमारे चलती है, इतनी नहीं चलती है। औषधि थी, मैं औषधि के रूप में अगर आपको बताऊं तो अगर किसी को लग जाता था तो मैं जब छोटी सी थी तब मैंने देखा है कि महुए को उबाल कर उसको छाती पे बांधते थे। अगर पेट में भी किसी प्रकार की तकलीफ होती थी तो उस महुए का लेप पेट पर भी लगाया जाता था। आज भी अगर कोई गर्भवती महिला जैसे डिलीवरी होती है तो होने के बाद में 1 कप महुए का शराब, जो पहली धार होती है, शुद्ध महुए का जो शराब होता है वो उस महिला को पिलाया जाता है। मेरे भी 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चों के टाइम में मुझे भी मेरे दादा दादी जो हैं उन्होंने मुझे 1-1 कप इतना शराब पिलाया था। उनका ये कहना था कि ये पीने से अंदर की जो शराब भी तो खराबी हमने है, बनाया, वो तो औषधि है। बिल्कुल औषधि हमने बनाया, शराब को औषधि, उससे शरीर में जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जाती है। इसी तरह से महुए की बहुत सारी ऐसा दवाइयों के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था, पर धीरे धीरे वो एक व्यसन में बदलता गया। और अभी तो खैर लोग शिक्षा का इतना विकास हो गया है तो महुआ का प्रचलन बहुत कम होता जा रहा है। पर जो मजदूरी करते हैं वो लोग शाम की थकान उतारने के लिए गिलास या एक पेक ले लेते हैं, बाकी इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं। कैसा समाज आपको चाहिए? क्या सपना देखते हो आप? जब भी सपना देखते हो ऐसा समाज चाहती हो? मैं एक ऐसा समाज चाहती हूँ जिसमें एकता हो, उस समाज में मनुष्य को समझने की क्षमता हो, भावनाएं हो, मनुष्य की संवेदनाओं को वो समझ सके। अगर किसी एक के घर में प्रॉब्लम हो तो पूरा समाज उसका साथ दे, पढ़ा लिखा समाज हो, विकसित समाज हो। और हमारा समाज ऐसा हो कि हमारे समाज के जो युवा हैं वो हर क्षेत्र में जाएं और अपना नाम कमाएं और हर क्षेत्र में अपनी उन्नति करें, ये मैं चाहती हूँ। आज जो भी युवा हैं जो मार्ग से भटक रहे हैं, उन युवाओं से भी मेरा यही कहना है कि वो शिक्षित होवे, अच्छी शिक्षा हासिल करें, उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करें, अपना भी भविष्य सुधारें और आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य का निर्माण करें। ऐसा मेरा कहना है।